हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। आज हम लोग 3 धारों में बात करेंगे, धारा 33, 34, 35। तो धारा 33 क्या है। धारा 33 ये है कि मुतासन इन केस ऑफ सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मुतासन क्या है, होता क्या है। तो मुतासन को हिंदी में कहते हैं दाखिल खारिज। और कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, किसी संपत्ति को खरीदा, वो रजिस्ट्री तो करवा लिया और मुतासन नहीं करवाया, तो वह संपत्ति आगे चल के दूसरे की हो सकती है। दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो दूसरे की, रजिस्ट्री करवाया है लेकिन दाखिल नहीं करवाया है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वह संपत्ति दूसरे को आगे चलकर हो सकती है। दोबारा रजिस्ट्री अगर होता है उसी संपत्ति पर, तो वो बेच सकता है और बाद में आप कोर्ट में जाएंगे कि ये कहेंगे कि ये हमारा संपत्ति है, हमारा भूमि है, तो उस बात को कोर्ट भी खारिज कर सकती है। ठीक है। तो मुतासन ये है दाखिल खारिज। अब होता क्या है, देखिए, दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि जब कोई संपत्ति एक नाम से दूसरे नाम में अंतरण होता है। ठीक है। जब कोई संपत्ति एक नाम में दूसरे नाम में अंतरण होता है, उसी को कहते हैं मुतासन। जैसे क्या होता है कि कोई संपत्ति है, ट्रांसफर हो रहा है, तो एक नाम से दूसरे नाम में परिवर्तन होगा और वो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर में उस नाम को दर्ज किया जाएगा। ठीक है। जो रेवेन्यू, अगर कृषि भूमि है, ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिस में जाकर उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिस में अपडेट करवाना होता है। ठीक है। अगर लगान आपके पास आता है, लगान का शुल्क आता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि संपत्ति हमारे नाम हो चुकी है। ठीक है। धारा 33 में मुतासन हम देख लिए। मुतासन इन केस ऑफ सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। इसका मतलब ये होता है कि जो पैतृक संपत्ति है, जैसे बुजुर्गों के मरने के बाद अगली पीढ़ी को संपत्ति आती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि दादाजी हैं, दादाजी एक्सपायर हो गए, तो पिताजी के पास वो संपत्ति आ गई। ठीक है। पिताजी के नाम पे संपत्ति आ गई, तो जो पिताजी के नाम पे होता है वो ऐसे नहीं आ जाता है, उसको करवाना पड़ता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनके ऑफिस में जाके और उनके रजिस्टर में चढ़वाना पड़ता है। उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, जो नेसेसरी है, डेथ सर्टिफिकेट कि दादाजी हमारे एक्सपायर हो गए हैं, और फीस भी लगती है। जो उसका शुल्क है, रेवेन्यू बोर्ड का जो रेवेन्यू का शुल्क है, वो शुल्क भी पे करना होता है। ये सारी चीज़ें देखकर, जब हिंदी में उसको देहात में कहते हैं कानून, उनको लगता है कि ये विवाद का मामला नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, तो फील्ड बुक पर यानी खतौनी पे चढ़ा देते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट होगा तो नहीं चढ़ेगा खतौनी पर, उस पर इंक्वायरी बैठेगी कि क्या है क्या नहीं है। वो तहसीलदार को, कानून साहब जो हैं इंक्वायरी इंस्पेक्टर, वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो हैं तहसीलदार को जांच के लिए भेजेंगे। उनके पास वो पूरी डिटेल्स जाएगी, उसको जांच करेंगे, देखेंगे, फिर से खतौनी पे वो चढ़ाएंगे। ठीक है। तो हमारा धारा 33 यही बात करता है। अब धारा 34 देखते हैं। धारा 34 हमारा ये बात कर रहा है कि अंतरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य।
अंतरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी टू रिपोर्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है, पजेशन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करता है, पजेशन प्राप्त करता है, ठीक है, चाहे वह दान से हो, लीज पे हो, या मार्गेज से हो, या सेल से हो, ठीक है, एनी वे किसी भी चीज से अगर वो प्राप्त करता है तो तहसील के जरिए तहसीलदार को देगा जहां वह भूमि स्थित है। उसका सारा विवरण वो तहसीलदार को, जो तहसील के तहसीलदार होते हैं, उनको देगा। आरसी फ्रॉम 11 के जरिए, 11 के तहत, ठीक है। अब आरसी फॉर्म 11 क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसका डिटेल्स क्या है, ये देखिए। तो आरसी फॉर्म 11 ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो खरीद रहा है, ठीक है, उन दोनों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, ठीक है, ये सारे चीजें होनी चाहिए। दूसरा चीज ये है कि प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति कैसी है, ठीक है, गिफ्ट है, दान में अंतरण किया गया है, कि पट्टा पर है, कि मॉर्गेज है, कि सेल है, कैसी है, ठीक है, कि धनराशि से लिया, पैसा देकर लिया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें पढ़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जो शपथ पत्र होती है, एफिडेविट जो शपथ पत्र होती है, उस पर वो समर्पित होगी। अंतरण की धारा 89 के तहत, ठीक है, अगर उल्लंघन ना हो तब, अगर उल्लंघन ना की गई हो तब उसके तहत वो उसमें समर्पित होंगे, ठीक है। समर्पित का मतलब ये है कि उस पर लिखी जाएंगी, ठीक है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो एफिडेविट का कोई मतलब भी नहीं रहता है, एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए लगाया जाता है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए उसको एफिडेविट को लगाना पड़ता है। वैसे भी एविडेंस में आप पढ़े होंगे तो एविडेंस में सर्टिफिकेट जो है एफिडेविट का मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो धारा 89 का अगर उल्लंघन ना हो तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। धारा 34 क्या कहती है, धारा 34 का क्लास 2 क्या कहता है, ठीक है। धारा 34(1) में तो ये बात है, धारा 34 का क्लास 2 ये कहता है कि फीस का प्रावधान, तो फीस का प्रावधान क्या है कि खतौनी पर नाम चढ़ाने के लिए जो फीस है, ठीक है, जो रेवेन्यू बोर्ड का जो फीस है खतौनी पर नाम चढ़ाने के लिए, वो पेमेंट करना पड़ता है, वो पे करना पड़ता है। वो पे कौन करेगा, तो जिसको वह संपत्ति प्राप्त हुई है वो पे करेंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हुई है वो पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये बात करती है धारा 34 क्लास 2, ठीक है। अब हमारा धारा 35 देखिए क्या कहता है। धारा 35 से कहता है कि उत्तराधिकार या अंतरण के मामलों में नामांतरण, मुतासन इन केस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर, ठीक है। ये क्या कहता है कि इसमें ये बात करता है कि धारा 33, 34, ठीक है, इन दोनों के अधीन ये बात करता है कि जो 33 है, जो 34 है, 33 में आप देखे ही हैं कि मुतासानी जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो 33 और 34 दोनों का ये बात करता है। तो इसमें यह है कि अगर किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करे। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी में, ठीक है, जानकारी प्राप्त होने पर तहसील के तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा, ठीक है। ऐसी जांच करेगा तहसीलदार, ठीक है, कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो उसके लिए यह एक उद्घोषणा जारी करेगा। उद्घोषणा क्या जारी करेगा, उद्घोषणा में जो सुनवाई का निर्धारित तिथि है, उद्घोषणा में सुनवाई, हियरिंग, ठीक है, निर्धारित तिथि, तो वो जो तिथि है 30 दिन के बाद होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर नहीं, जो मतलब 30 दिन होनी चाहिए, 30 दिन के बाद होनी चाहिए, 30 दिन के भीतर नहीं। ये बात कर रहा है हमारा
धारा 35, ठीक है, धारा 35 हमारा यही बात कर रहा है कि 30 दिन के भीतर होना चाहिए। और उसमें क्या है कि जो 30 दिन का भीतर है, तो उसमें अगर ये होता है कि तहसीलदार जो है डुग्गी पिटवाएगा गांव में, वो तहसील पर क्या है उसका नाम होगा, एप्लीकेशन डाल देगा। और क्या है कि ये जो है 30 उद्घोषणा इसलिए लगाएगा कि अगर मान लीजिए ट्रांसफर होते वक्त किसी का नाम छूट गया हो, या खाली दाखिल में कुछ कमी रह गई हो, या रजिस्टर में नाम ना चढ़ा हो, तो उसके लिए ये घोषणा 30 दिन के अंदर अगर जो भी विवाद हैं या उसमें जो भी दिक्कतें होती हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा बताता है कि इसमें, हाँ, यही हमारा धारा 34 बताता है, ठीक। धारा 35 का क्लास 2 ये बताता है कि अगर तहसीलदार के पास कोई विवाद आता है और विवाद का निपटारा करता है, निपटारा करना भी चाहिए, निपटारा करता है तो पार्टी अगर उसमें कहती है कि नहीं, जो तहसीलदार द्वारा ये फैसला दिया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो वो सीधे अपील एसडीओ के यहाँ कर सकता है। लेकिन यह जो अपील करने का समय होता है वो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंतराल में ही कर सकते हैं। और ये 30 दिन कैसे जोड़ा जाएगा? ये 30 दिन तहसीलदार जो जब ये फैसला दिए थे उससे और अपील करने के बीच में, ठीक है, ये 30 दिन होती है। इससे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि तहसीलदार जिस दिन वो फैसला दिए थे, विवाद का निपटारा किया थे, उससे उसी दिन से जोड़ा जाएगा 30 दिन। 30 दिन के अगर सीमा निश्चित रहती है, समय सीमा निश्चित रहती है, अगर 30 दिन के भीतर अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, अपील किए हैं और कार्रवाई नहीं होती है, या अपील नहीं करते हैं, पार्टी अपील नहीं करती है, तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा धारा 35 यही कहता है। तो 33, 34, 35 पर हम लोग आज विचार किए हैं और हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।